डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नीट बूस्टर में जो सेल का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें ये फोर्थ एंड लास्ट सीरीज है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को फिर से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, किसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सीलिया, फ्लैजेला एंड पेरोक्सिसोम्स। ध्यान रखना है कि सीलिया और फ्लैजेला में तो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पेरोक्सिसोम माइक्रो बॉडीज हैं, इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन सेल डिवीजन के टाइम में होता है, तो स्पिंडल फाइबर्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स का जो सेंट्रियोल्स भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, और सीलिया में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ये मिल गया। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में थोड़ा समझो। माइक्रोट्यूब्यूल्स हॉलो खोखला फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ट्यूबलिन प्रोटीन से बनते हैं। आपको याद रखना है, ये ट्यूबलिन प्रोटीन से बनते हैं। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन से बनते हैं, तो आप बोलेंगे ट्यूबलिन प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है ना। और ये सीलिया, फ्लैजेला, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब न्यूक्लियर इनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर इनवेलप मतलब न्यूक्लियस का जो कवर है, न्यूक्लियर इनवेलप को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बनता है? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन है मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स से नहीं बनता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ध्यान रखना है कि सेल डिवीजन के टाइम में, नेक्स्ट चैप्टर में सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के टाइम में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर इनवेलप जब एपियर होते हैं, उनका फॉर्मेशन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, दोनों कॉलम को, आपको मान लो कि हम इसको कॉलम ए बोलें और इसको कॉलम बी बोलें, तो दोनों को क्या करना है, मैच करना है, और तो फिर यहां से ऑप्शन से करेक्ट आंसर निकालना है, नहीं चुनना है। देखते हैं, फर्स्ट है सेंट्रियोल। तो अगर इस साइड देखा जाए तो सेंट्रियोल बेसल बॉडी होता है सीलिया एंड फ्लैजेला का। सीलिया एंड फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके बेस में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सेंट्रियोल से बनता है। इसी को हम लोग बेसल बॉडी बोलते हैं, नहीं। तो सेंट्रियोल को हम लोग मैच करा दें किससे, बेसल बॉडी से। सेकंड है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, पीछे जब हम लोग क्वेश्चन का सेट देख रहे थे तो वहां पे समझा था कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो थाइलाक्वाइड, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने इनको मैच करा दिया। क्रिस्टी, अब ध्यान रखना, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर, मान लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हुआ। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, उसमें उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, नहीं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इनवर्ड हैं, इनको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि क्रिस्टी को हम लोग इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं। लास्ट है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स में अगर देखो
तो राइबोसोम्स, ये तो सेंट्रियोल हो गया ना, सेंट्रियोल बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला। क्लोरोफिल थाइलाक्वाइड से मैच कर दिए, क्रिस्टी को मैच कर दिया इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट बचा हमारा राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के लिए थर्ड बचता है न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। यहाँ राइबोसोम्स के लिए होना चाहिए था प्रोटीन सिंथेसिस, तब जाके ये करेक्ट होता, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर देखो तो ऑप्शन नंबर आपका सेंट्रियोल के लिए बेसल बॉडी 1 का 4, क्लोरोफिल के लिए थाइलाक्वाइड 2 का 2, क्रिस्टी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया 3 का 1, और राइबोसोम्स के लिए प्रोटीन सिंथेसिस तो 4 का 3। इसी तरह ऑप्शन ए तब करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन, न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पाया जाता है। न्यूक्लियोलस एक नॉन मेम्ब्रेनस, जैसे मान लो ये सेल है, तो सेल के अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी न्यूक्लियस में एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ हमसे पूछा गया है कि न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन न्यूक्लियस। राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। ध्यान रखना है कि यही न्यूक्लियोलस है जहां राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। इनका फंक्शन है कि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोलस खुद किससे बना होता है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। जैसे न्यूक्लियोलस किन कंपोनेंट से बना होता है, तो आप बोलेंगे कि न्यूक्लियोलस जो होता है, ये न्यूक्लियोलस ये बनता है प्रोटीन से प्लस आरएनए से प्लस डीएनए से। न्यूक्लियोलस में क्या क्या होता है, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। न्यूक्लियोलस को डिस्कवर कौन किया था, न्यूक्लियोलस को खोजा कौन था, तो ये भी आप याद रखेंगे, फोंटाना। साइंटिस्ट का नाम था फोंटाना। तो न्यूक्लियोलस को फोंटाना ने डिस्कवर किया था। तो इस तरह से न्यूक्लियोलस से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज ए, बी एंड सी रिप्रेजेंट इन द गिवन फिगर ऑफ अ क्रोमोसोम। ये ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम का एक डायग्राम है, ये क्रोमोसोम का एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ए, बी और सी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको दर्शा रहे हैं। तो जो ए है, ये वाला पार्ट ए है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, आप बोलेंगे सेंट्रोमियर, या फिर इसी सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर या फिर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को। बी देखते हैं, बी ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, घुंडी जैसा स्ट्रक्चर है बी। ये रिप्रेजेंट करता है सैटेलाइट को। बी रिप्रेजेंट करता है सैटेलाइट को। सी, सी जो नेक वाला पार्ट है, यहां पर देखोगे जो क्रोमोसोम में जो आर्म्स हैं उसके नेक वाले पार्ट को सी कह रहे हैं हम लोग। ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को। आपको ध्यान रखना है कि सी रिप्रेजेंट करता है किसको, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल तो यहां है नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी भी स्टार्ट करता है सेंट्रियोल से, ये भी रॉन्ग हो गया। सी और डी में अब देखते हैं, तो सी में है सेंट्रोमियर, ठीक है ये बात, ए सेंट्रोमियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सैटेलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां देखो बी सैटेलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां ये भी ठीक है सैटेलाइट, और सी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को, ये सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहां पर 5 का सी होना चाहिए, ठीक है।
अब थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। ये जो क्रोमोजोम हम लोग बनाए हैं, आपको ध्यान रखना है कि क्रोमोजोम के यहाँ पे 2 आर्म्स हैं, इनके बीच का जो स्ट्रक्चर है, जो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग सेंट्रोमियर कह रहे हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर में, सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, सेंट्रोमियर के ऊपर में एक और जो ऐसे बोलो कि जो पतला पार्ट है, नेक लाइक जो पार्ट है, जिसको हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं, इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। आपको ये बात भी याद रखना चाहिए कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर किसको बोलते हैं, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को बोलते हैं। और क्या है, तो जो ऊपर में नोब लाइक स्ट्रक्चर, इसको सैटेलाइट कह रहे हैं हम लोग। तो ये सैटेलाइट हर क्रोमोजोम में नहीं होता है, कुछ ही क्रोमोजोम पाया जाता है। जिस क्रोमोजोम में ये सैटेलाइट या सैटेलाइट बॉडी पाया जाता है, वैसे क्रोमोजोम को हम लोग सैट क्रोमोजोम कहते हैं, सैट क्रोमोजोम कहते हैं। फिर से एक बार, किसको सैट क्रोमोजोम बोलते हैं, तो वह सारा क्रोमोजोम, वह क्रोमोजोम जिसमें सैटेलाइट बॉडी प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। काइनेटोकोर इज ग्रेन्यूल विद इन सेंट्रोमियर, सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, कॉन्स्ट्रिक्शन नियर क्रोमोसोम एंड ऑफ क्रोमोसोम। काइनेटोकोर कहते किसको हैं? काइनेटोकोर को समझने के लिए फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं कि क्रोमोसोम को बनाते हैं। मान लो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग कह रहे हैं सेंट्रोमियर। देखना जरा सा, इसी पार्ट को हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। इस सेंट्रोमियर के सरफेस पर, यहां पर सेंट्रोमियर के सरफेस पर दोनों ही साइड में सेंट्रोमियर के सरफेस पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तस्तरी जैसा, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है ना? कहां बताया हूं? सेंट्रोमियर के सरफेस पर बोथ साइड में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको काइनेटोकोर कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन किया कि काइनेटोकोर इज ग्रेन्यूल विद इन सेंट्रोमियर, रॉन्ग हो जाएगा। सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, यस, सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर इज काइनेटोकोर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी सब तो रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम का नेमिंग किया गया है, क्रोमोसोम का टाइप बनाया गया है, उसी से क्वेश्चन आपका ये अराइज हुआ है। क्वेश्चन पढ़कर देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एज पर द कोड्स गिवन अबव। नहीं, ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट, उसी के बेसिस पर आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। पहले तुमको नाम जानना पड़ेगा, ठीक है ना? ध्यान रखना है कि जब भी सेंटर में होगा, क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमियर होगा, तो वैसे क्रोमोसोम को आप मेटासेंट्रिक बोलेंगे। फिर से, किसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोल रहे हैं? तो वह क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रल पार्ट में, सेंटर में सेंट्रोमियर का पोजीशन होता है, वह मेटासेंट्रिक कहलाता है। सब मेटासेंट्रिक, ऐसा कोई भी क्रोमोसोम जिसमें सेंटर से थोड़ी दूरी पर सेंट्रोमियर होता है, उसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। एक्रोसेंट्रिक, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर का पोजीशन टर्मिनल इंड के नजदीक होता है, उसको हम लोग एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। और टेलोसेंट्रिक, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर का पोजीशन बिल्कुल ही टर्मिनल इंड पर, जो ये वाला डायग्राम बनाए थे, टर्मिनल इंड पर होता है, उसको टेलोसेंट्रिक कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। यहां पे अगर देखोगे तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, मेटासेंट्रिक फर्स्ट लिखा है, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम एंड फॉर्म्स 2 इक्वल आर्म्स। ये तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड सब मेटासेंट्रिक के लिए 4 दिया है, सेंट्रोमियर लाइज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। ये तो ठीक है, ये भी सही है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, सेंट्रोमियर लाइज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, सॉरी थर्ड, एक बार फिर से देखते हैं इसको हम लोग, थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज हुआ है।
सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द क्रोमोजोम एंड फॉर्म्स टू इक्वल आर्म्स, इट इज मेटासेंट्रिक, क्लियर है। क्रोमोजोम्स है जो टर्मिनल सेंट्रोमियर क्रोमोजोम में होगा तो उसको हम लोग टेलोमियर बोलेंगे या टेलोसेंट्रिक बोलेंगे। तो टेलोसेंट्रिक के लिए 2 ऑप्शन ठीक है, मेटासेंट्रिक के लिए 1 ऑप्शन ठीक है। थर्ड देखते हैं हम लोग, सेंट्रोमियर लाइज क्लोज टू द एंड ऑफ द क्रोमोजोम फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। यहां पर 3 जो है ये एक्रोसेंट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा और लास्ट मत गया सेंट्रोमियर लाइज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोजोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 longer arm. This will represent metacentric chromosome. सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो, study the following statements regarding mitochondria and select the correct ones. माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में स्टेटमेंट दिया हुआ है, उनको पढ़ के आपको करेक्ट आंसर चुन लेना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दीज आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है। सेकेंड ऑप्शन पढ़ा जाए, मैट्रिक्स कॉन्टेंस सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DSDNA मीन्स डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल ऑफ फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स एंड 70 राइबोसोम्स, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ठीक है, ये भी करेक्ट है। कल बताया था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन फिजन से होता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया आर फुल्ली ऑटोनोमस, दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फुल्ली ऑटोनोमस बट दे आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस है, फुल्ली ऑटोनोमस नहीं होता है। व्हाई इट इज सो, बताओ क्यों ऐसा होता है? तो आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो DNA और राइबोसोम है, इनसे माइटोकॉन्ड्रिया अपने ज़रूरत का कुछ प्रोटीन बनाता है और बाकी इसको सेल से, साइटोप्लाज्म से मिलता है, नहीं, इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। तो स्टेटमेंट डी हमारा इनकरेक्ट या रॉन्ग हो गया, बाकी सब 1, 2 और 3 क्या है, करेक्ट है। देखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, नहीं, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। चलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। देखना ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में दिख जाता है, आपको दिमाग में बैठा के रख लेना है। द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन को अगर पढ़ना हो तो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा होगा, नहीं, ये क्वेश्चन कर रहा है। आप बताएंगे कि ह्यूमन आरबीसी एक सेल है। आप याद ऐसे करिए कि आरबीसी क्या है, एक सेल है। अब क्या है कि हमको पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, तो आरबीसी सेल को छोड़ करके बाकी जितने भी सेल हैं, चाहे लीवर सेल हो, मसल सेल हो या किडनी सेल हो, सब के अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। लेकिन आरबीसी जैसे जैसे मैच्योर होते जाता है, उसके अंदर के सेल ऑर्गेनल क्या होते जाते हैं, फिनिश होते चले जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं। इसलिए क्या होगा, अगर हमको सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है अच्छे से, तो हमारे लिए बेस्ट मटेरियल क्या होगा, ह्यूमन आरबीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस सीरीज का। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद करके रखना है। द स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए कौन से स्टेन का यूज, स्टेन कलर को बोलते हैं। अक्सर हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को देखने के लिए स्टेन या कलर का यूज करते हैं, प्रोसेस को स्टेनिंग कहा जाता है।
आपसे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज करने के लिए मतलब देखने के लिए कौन से स्टेन का यूज करता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करके रखना है कि जेनस ग्रीन एक स्टेन है जिसका यूज माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज करने के लिए किया जाता है। हम लोग ये फाइनल जो सेट था सेल चैप्टर से रिलेटेड उसको कवर किया, ये सेट 4 था। इस तरह से देखा जाए तो ऑल टुगेदर सेल चैप्टर से हम लोग टोटल 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए। और इसमें इस बात का ध्यान रखा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, एक बात, और दूसरा जितने भी एरियाज आपको पढ़ने हैं सेल चैप्टर में वो सारे के सारे किसी न किसी तरह से हमारे क्वेश्चन से कवर हो जाए। आप सारे क्वेश्चंस को देख जाएंगे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी पे फोकस करिएगा, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप करने की कोशिश करिए। कल हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का जो वीडियो होगा इस पर नीट बूस्टर का, उसमें सेल डिवीजन चैप्टर से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थैंक यू, गुड लक, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ।